हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। आइए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको स्टैटिक जीके के साथ भी कुछ रूबरू करवाएंगे। वहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जैसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हो गए और अन्य प्रश्नों के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे साइंस के, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास में, मतलब इसी में आगे हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा सामान्य नमक, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा हम लोग फास्ट ही चलेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, लोहे पर जंग रस्ट लगती है, इसके लगने का कारण क्या है? फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपयुक्त सभी के कारण। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी के कारण लोहे में जंग लगती है। कौन कौन? फेरिक ऑक्साइड से, और दूसरा देखेंगे जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। यहाँ पे देखेंगे इससे भी जंग लगने का कारण होता है, और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी जंग लगता है। तो आगे देखेंगे, इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग ने किया था, डोमेक ने किया था, रोनाल्ड रॉस ने, या हार्वे ने? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बेंटिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बेंटिक ने इंसुलिन की खोज किया था। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो कितने लोग को नहीं पता रहा होगा कि घी वनस्पति तेलों से भी बनाया जाता है, जिसे वनस्पति घी कहा जाता है। तो उसमें देखेंगे उष्मा उपचार से, यानी कि हीट ट्रीटमेंट से, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइमों के द्वारा। तो आज आपको पता चल जाएगा जो वनस्पति घी बनाया जाता है वनस्पति तेलों के माध्यम से, वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इसमें तो देखेंगे मिश्र धातु के बारे में बात हो रही है, तो स्टील क्या है? स्टील आपका मिश्र धातु होगा। स्टील यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस है? गैस नहीं है। कौन सी ईंधन गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, एवं मार्स गैस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हास गैस जो होगा वो क्या है? ईंधन गैस नहीं है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम है। सोडियम, सोडियम ऐसा तत्व है जो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न नंबर 8, फेदम क्या है? फेदम के बारे में बात करते हैं, तो एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या एक माप होती है। तो यह क्या होता है? तो यह एक प्रकार का फेदम माप होता है। क्या होता है? माप होता है। तो कई लोग कंफ्यूज होकर के पौधे की लगा देते हैं, तो पौधा गलत हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का मेजरमेंट होता है फेदम। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक की बात होती है, तो यहाँ पे देखेंगे आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, या कार्बन से? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर युद्ध में उपयोग के लिए किन किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, या कैथोड किरणें? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा लेजर किरणें। क्या देख सकते हैं यहाँ पे, लेजर किरणें जो हैं वो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग होने के लिए इन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में देखेंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं। फिर से देख लेंगे, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आकाश के नीले दिखाई देने का क्या कारण है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, और अगला देखेंगे प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा।
आगे देखेंगे तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। जो तेज गति से आता हुआ वाहन अगर हॉर्न बजाता है तो वह अधिक सुनाई देता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, यन्य ओजस से क्रिया करा के या चस्सों से क्रिया करा के। यहाँ पे देखेंगे क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलाकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला देखेंगे बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो राइट आंसर होगा घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा उष्मा के बुरे अवशोषक हैं ये। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन की बात करते हैं। लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी पर तैरता है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो इसमें से पूछा है कौन गलत कथन है? तो पारा पानी पर तैरता है, ये गलत कथन है। आगे देखेंगे संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन वेव से, स्पेशल रेटिना से। तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मोनानाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से, थोरियम से। तो एल्युमिनियम जो प्राप्त होता है देखेंगे बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे? बॉक्साइट से। तो एक अयस्क होता है बॉक्साइट का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा देखेंगे 24 का कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई देखेंगे क्या है? उष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो कैलोरी की जो मापन इकाई है ऑप्शन नंबर ए उष्मा कैलोरी की क्या है? मापन इकाई होती है। आगे देखेंगे सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण से, जलवाष्प से, धूल के कण, प्रकीर्णन। तो यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर प्रकीर्णन के कारण सूर्य डूबते हुए उगते समय लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोहे में जंग लगना है एक प्रकार की कौन सी क्रिया? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार की कौन सी क्रिया है? तो यह प्रकार की रासायनिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे देखेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। तो राइट आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है चालन का यानी कि कंडेंसन कंडक्शन का, संवहन कन्वेक्शन का, विकिरण रेडिएशन का, संघनन कंडेंसेशन का। यहाँ पे जो सही आंसर होगा संवहन का यानी कि कन्वेक्शन का। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसका होता है? पराबैंगनी किरणों का, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा अवरक्त किरणों का। देखेंगे पूछा गया है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? ऑस्मियम का, टंगस्टन का, मॉलिब्डेनम का, एल्यूमिनियम का। तो राइट आंसर होगा टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। आगे चलते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम, ऑस्मियम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा, उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में पीला, गुलाबी, काला या लाल।
तो यहाँ पे देखेंगे जो राइट आंसर होगा वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जी एल बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट, इनमें से कोई नहीं। तो जी एल बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो राइट आंसर जो होगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होता है किसमें? हड्डियों और दांतों में वह रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यसद लेपन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यसद लेपन। ऑप्शन नंबर सी। निर्जलीय कारक के रूप में किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा, अवसादन द्वारा। तो विलय को विलयन से पृथक करने का जो प्रोसेस होता है वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के द्वारा हम उसको पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। क्लोरीन जो होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अगर देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। एसआई सिस्टम में बल का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा आंसर होगा न्यूटन। आगे चलते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे चलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, डायनमो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा देख लेंगे, डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बस लास्ट 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके के। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा, देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ें बताई गई होंगी विस्तार से पूर्वक उसमें उसका विश्लेषण किया जाएगा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो 48 का आंसर होगा उसके भार में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलेंगे। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में सल्फर का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है स्वभाववश, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुतली की विशेष बनावट से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स स्टैटिक जीके की सीरीज में आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न देखते हैं कि जो यस विजय लक्ष्मी है यह किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या हॉकी। तो बताना है आपको यस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बात करते हैं यस विजय लक्ष्मी की। तो यस विजय लक्ष्मी जो है यह भारत की स्टार शतरंज प्लेयर हैं। भारत के शतरंज प्लेयर है। शतरंज को इंग्लिश में चेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेस। तो यह चेस प्लेयर रह चुकी हैं। और भारत में अगर देखें तो यस विजय लक्ष्मी यह भारत की फर्स्ट वोमेन, यानी कि बोल सकते हैं कि प्रथम महिला प्लेयर हैं या प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर हैं। कौन है फर्स्ट वोमेन ग्रैंड मास्टर? तो ये है यस विजय लक्ष्मी। और यह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह चेस यानी कि शतरंज से जुड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेस। यस विजय लक्ष्मी चेस से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सैंडे स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सैंडे स्टार्म जो है ऑप्शन देखते हैं, दिलीप वेंगसरकर, महेंद्र अमरनाथ, संदीप पाटिल या रोजर बिन्नी। तो यह सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की है? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका नाम है संदीप पाटिल। ये बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? संदीप पाटिल। इसके अध्यक्ष रह चुके हैं जिनका नाम है संदीप पाटिल।
संदीप पाटिल। तो इन्हीं की आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म। सैंडी स्टॉर्म इनकी क्या है, आत्मकथा है, सैंडी स्टॉर्म। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदीप पाटिल, इनकी आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द यह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन देखते हैं, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या हैंडबॉल। तो बात करते हैं वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द और लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके अलावा अगर वॉली, स्मैश और सर्विस के अलावा बात करें तो इसमें देखेंगे ग्रैंड स्लैम, यहाँ पे स्लैम नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा ग्रैंड स्लैम भी इससे संबंधित है। और दूसरा शब्द है लव, लव भी इससे संबंधित है। और एक शब्द और है जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही शब्द है। तो कितना याद करेंगे आप लोग, बैक हैंड ड्राइव, बैक हैंड ड्राइव, ग्रैंड स्लैम, लव, बैक हैंड ड्राइव, वॉली, स्मैश, सर्विस, ये सभी जो शब्द हैं ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। लॉन टेनिस जो इसके इस खेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इस खेल का जो जन्म हुआ था इंग्लैंड से इस खेल की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ से लॉन टेनिस की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड से। और बात करते हैं इंग्लैंड से ही, तो टेबल टेनिस भी जो भी है यह भी कहाँ से उत्पत्ति हुई थी? इंग्लैंड से ही टेबल टेनिस। आगे बात करेंगे हम। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, टेबल टेनिस की बात करते हैं। किसकी बात? टेबल टेनिस की अगर बात करें तो टेबल टेनिस इसका जन्मदाता भी कहाँ पे है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड जो है इसका जन्मदाता है, लिख देते हैं यहाँ पे, टेबल टेनिस का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। यानी कि यह खेल पहले इस खेल का उत्पत्ति कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ITTA यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन ये कराता है। तो अगर बात करें ITTA तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1926 यानी कि 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी ITTA की। और इसका जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। और टेबल टेनिस से संबंधित जो शब्दावली देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, तो शब्दावली इसकी कौन सी है? तो देखेंगे पेन होल्डर ग्रिप, पहला देखेंगे पेन होल्डर ग्रिप। अगर ग्रिप लगा है पीछे किसी वर्ड में तो वो अक्सर इसी से रिलेट करेंगे, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन। इसके अलावा अगर बात करें बैक स्पिन, और इसके अलावा अगर बात करें रैली, क्या देखेंगे? रैली, स्विंग, स्विंग का वर्ड भी यहाँ पे यूज किया गया है। फायल, क्या? फायल देखेंगे, फायल, तो फायल भी इसमें यूज किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें रिवर्स, रिवर्स भी इस खेल का प्रमुख शब्दावली है। इसके अलावा अगर बात करें टॉप स्पिन, टॉप स्पिन, अगर वर्ड के पीछे स्पिन लगा है तो वहां भी अक्सर आप रिलेट करेंगे टेबल टेनिस से। तो टेबल टेनिस की प्रमुख शब्दावलियां एक बार और रिवाइज कर लेंगे, टॉप स्पिन, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, रैली, स्विंग, फायल, रिवर्स, ये सभी टेबल टेनिस से जुड़े हुए शब्दावली हैं। आगे बात करते हैं वॉलीबॉल की। तो वॉलीबॉल में देखेंगे तो इसका जो जन्मदाता देश है USA है। कौन है? USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। कौन है? अमेरिका, सीधे हम रखेंगे यार, अमेरिका इसका जन्मदाता है इस खेल का। और इंटरनेशनल वॉलीबॉल जो है ये फेडरेशन का गठन 1947 में हुआ था। और USA में ये कब खेला गया था? तो 1895 ईस्वी में इस खेल को USA में खेला गया था, 1895 में। इसका जन्मदाता भी USA ही है। और इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन इसको करवाता है। कौन करवाता है? इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन इस खेल को करवाता है। और इसका गठन जो हुआ था 1947 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था किसका? इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन, यानी कि इसका गठन 1947 में कहाँ पे हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। इसका जो स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, पेरिस में हुआ था। आगे बात करते हैं वॉलीबॉल से रिलेटेड। तो जो विश्व कप हुआ था वॉलीबॉल का, वॉलीबॉल विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन फर्स्ट टाइम 1965 से स्टार्ट हुआ था। 1965 से स्टार्टिंग हुई थी। और प्रथम इसका जो मेजबान देश था, मेजबान मतलब होता है जहाँ पे इस खेल को करवाया गया था, तो पोलैंड में इसका मेजबान जो देश है, पोलैंड में इस खेल को किया गया था। कब स्टार्ट हुआ था वॉलीबॉल विश्व कप? पोलैंड में हुआ था। कब? 1965 से शुरू हुआ है वॉलीबॉल विश्व कप। और बात करते हैं इसकी प्रमुख शब्दावली की। तो वॉलीबॉल की जो प्रमुख शब्दावली है, शब्दावली की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लॉकिंग जो शब्द है यह वॉलीबॉल से रिलेटेड है, ब्लॉकिंग शब्द। इसके अलावा बात करते हैं रोटेशन, क्या है? रोटेशन। रोटेशन के अलावा नेट फॉल्ट, किसकी बात करेंगे? नेट फॉल्ट, ये भी। और इसके अलावा स्विच, स्विच भी किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। और इसके अलावा बात करें सर्विस,
और हुक, फोर आर्म पास, फोर आर्म पास, ये सभी जो प्रमुख शब्दावलियां हैं। इसके अलावा एरियल, किसकी बात करते हैं? एरियल, एरियल ये भी किससे संबंधित है? और एक और बात करें फ्लोटर, फ्लोटर, तो यहाँ पे देखेंगे जो वॉलीबॉल से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावलियां हैं, ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेटफॉल्ट, स्विच, सर्विस, हुक, फोर आर्म पास, फ्लोटर और एरियल, ये सभी शब्द किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सभी शब्द वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देख करके वॉली आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपका लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, लॉन टेनिस। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4, डेविस कप की तरह महिलाओं का भी टूर्नामेंट है, हाफमैन कप, फेड कप, बीएमडब्ल्यू कप या मिलरोज ओपन। तो डेविस कप की तरह जो महिलाओं का टूर्नामेंट होता है वो कौन है? तो आगे आइए पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस फेडरेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा फेड कप। क्या होगा? फेड कप। तो फेड कप जो है यह महिलाओं का टूर्नामेंट है। किनका है? महिलाओं का, यानी कि वुमेन्स का टूर्नामेंट है। महिलाओं का टूर्नामेंट इसे कहा जाता है। और इसको देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन कौन करवाता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसका आयोजन करता है। और आईटीएफ के द्वारा ही, यानी कि इसको आईटीएफ शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईटीएफ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और आईटीएफ के द्वारा जो डेविस कप है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, यह आईटीएफ के द्वारा आयोजित किया जाता है। आईटीएफ का मतलब पीछे बता चुके हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसके द्वारा जो डेविस कप है आयोजन किया जाता है। और यह पुरुषों का टूर्नामेंट कप होता है। पुरुषों का टूर्नामेंट पुरुषों का टूर्नामेंट कप है डेविस कप, और महिलाओं के लिए फेड कप। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लें। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो ओलंपिक चिन्ह का ऑप्शन दिया गया है, खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता या अखंडता। तो गेस करिए फ्रेंड्स, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं निरंतरता। अब बात करते हैं ओलंपिक की, तो आइए ओलंपिक के बारे में इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ओलंपिक जो खेल होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ओलंपिक। ओलंपिक जो गेम होता है, इसे जो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था, बात करते हैं इत्मीनान से समझेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेल, आधुनिक ओलंपिक खेल का जो प्रारंभ हुआ था, इसको स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1896 को, 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? यूनान के यहाँ पे यूनान के एथेंस शहर में। कहाँ पे? यूनान के एथेंस शहर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो यह आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पे कराया जाता है। जो इसका आयोजन होता है हर साल 4 वर्ष के अंतराल पे कराया जाता है, हर चौथे वर्ष में इसका आयोजन कराया जाता है। अब इससे संबंधित दूसरी बात करते हैं ओलंपिक से। दूसरा फैक्ट क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देखेंगे, समिति की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी 1894 ईस्वी में। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? सखोन नामक स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है, मुख्यालय की बात करेंगे तो लासोन में है। कहाँ पे? लोसोन। तो लासोन कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? यह स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, लासोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, सखोन नामक स्थान पर हुई थी, जिसका मुख्यालय लासोन स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखेंगे तो ओलंपिक से ही जुड़ी जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। अब बात करते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद। भारतीय ओलंपिक परिषद में देखेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1924 में, 1924 ईस्वी में हुई थी। 1984 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? तो इनकी देखेंगे जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक समिति के, भारतीय ओलंपिक परिषद, इसको शॉर्ट फॉर्म आईओसी बोला जाता है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल, आईओसी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जे जे, कौन थे? जे जे टाटा, जे जे
टाटा जो हैं इसके प्रथम अध्यक्ष थे आईओसी के, यानी कि भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष जे टाटा, और इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बात करते हैं ओलंपिक से ही संबंधित। तो ओलंपिक के बारे में काफ़ी हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देखेंगे, यानी कि हम सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आईओसी। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी जो पहली भारतीय, यहाँ पे आईओसी में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल कमेटी भी हो जाएगा, और इंडियन जो भारतीय ओलंपिक परिषद है इंडियन ओलंपिक काउंसिल भी हो जाएगा, तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो देखा जाए यहाँ बात की जाए तो इसमें पहली भारतीय महिला सदस्य के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो नीता अंबानी को। नीता अंबानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीता अंबानी, इन्हें कब तक रखा जाएगा? जब तक इनकी उम्र 70 वर्ष नहीं हो जाती। कब तक? जब तक इनकी उम्र 70 वर्ष नहीं हो जाती तब तक इनको इसका सदस्य रखा जाएगा। 70 वर्ष की उम्र के बाद इन्हें, वो तो उसके आईओसी के ऊपर डिपेंड करता है। और कब इनको बनाया गया था? तो 4 अगस्त 2016 को इनको बनाया गया था आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर बनाया गया था 4 अगस्त 2016 को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो अलग कंटेंट हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ओलंपिक फ्लैग, इसके बारे में, ओलंपिक फ्लैग के बारे में देखते हैं, यानी कि ध्वज के बारे में। ओलंपिक फ्लैग जिसको हिंदी में ध्वज बोलते हैं, झंडा जो होता है। अब ओलंपिक ध्वज जो होता है इसको देखेंगे तो पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर, इन्हीं के सुझाव पर, पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में इसका सृजन हुआ था। इस फ्लैग का सृजन हुआ था, मतलब ये अस्तित्व में आया था। और सर्वप्रथम, यानी कि फर्स्ट टाइम, सर्वप्रथम इसका कहाँ पे फहराया गया था? तो 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में। कहाँ पे फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज की बात हो रही है। तो यह सर्वप्रथम 1920 में, यानी कि 1920 ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। याद रखेंगे, यह किसके सुझाव पर इसका सृजन हुआ? पियरे डी कोबार्टिन 1913 में इसका, उन्हीं के सुझाव पर, उन्हीं के सजेशन पर 1913 में इस ध्वज का सृजन हुआ था। और सर्वप्रथम 1920 में ईस्वी में एंटवर्प ओलंपिक में इसको फहराया गया था। और अगर बात करें जो ओलंपिक ध्वज है इसके बारे में बात करें तो इसके बीच में, यानी कि ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में, ओलंपिक प्रतीक मतलब चिन्ह, यानी कि साइन, ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए थे। 5 रंगीन चक्र होते हैं जो इस तरह से एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो ये 5 रंगीन चक्र जो होते हैं, एक तरफ होता है, देखेंगे यहाँ पे, जो विश्व के जो 5 महाद्वीप होते हैं उनको प्रतिनिधित्व करता है। 5 महाद्वीप, 5 कंटिनेंट जो होते हैं उनको दर्शाता है ये 5 महाद्वीप को। तो यहाँ पे देखेंगे एक होता है नीला, एक कैसा होता है? ब्लू होता है, और एक होता है येलो, और एक होता है इसमें ब्लैक। क्या होता है? ब्लैक। और चौथा अगर देखेंगे तो यह ग्रीन होता है, और एक होता है रेड। तो इसमें अगर बात करें तो जो ब्लू होता है, सभी कलर कौन कौन से कंटिनेंट को दर्शाते हैं? तो इसमें ध्वज में प्रतीक की बात की जा रही है, ध्वज प्रतीक। इसमें 5 सर्किल होते हैं, 5 वृत्त होते हैं, 5 सर्किल जो रंगीन होते हैं। तो इसमें जो अलग अलग कलर होते हैं उन कलर के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला जो ब्लू कलर होता है, यानी कि नीला चक्र होता है, नीला चक्र, यह किसको दर्शाता है? तो यह यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, यूरोप महाद्वीप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कहीं जगह पे। आगे देखेंगे पीला चक्र के बारे में बात करें तो जो पीला येलो कलर होता है, यह एशिया महाद्वीप को, एशिया कंटिनेंट जो होता है उसको दर्शाता है, एशिया महाद्वीप को। अब बात करते हैं काला चक्र, जो ब्लैक कलर का होता है सर्किल, वह क्या दर्शाता है? तो जो काला चक्र होता है वो अफ्रीका महाद्वीप में, जैसे अफ्रीका में बहुत काले काले लोग होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, तो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। कौन? काला चक्र। तो याद रखेंगे नीला चक्र जो है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, जैसे यूरोप महाद्वीप में, और पीला चक्र जो है एशिया महाद्वीप में,
और काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप में। अब दो और बचे हैं, तो दो और की बात करते हैं, जिसमें एक बचा है हरा चक्र, यानी कि ग्रीन सर्किल जो होता है, हरा चक्र, ग्रीन सर्किल। तो इसको हम दर्शाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए। और जो रेड सर्किल है यानी कि लाल चक्र बचा, लाल चक्र से दर्शाते हैं किस कौन से महाद्वीप को, तो इसमें दो महाद्वीप हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इसके अंतर्गत आ जाते हैं लाल चक्र में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से जो ओलंपिक दौड़ में 5 सर्किल होते हैं, पांचों सर्किल अलग अलग कलर के होते हैं और 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें नीला चक्र यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, पीला चक्र एशिया महाद्वीप से संबंधित है, काला चक्र अफ्रीका महाद्वीप से और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, जबकि लाल चक्र जो है, लाल सर्किल, वो उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा, निरंतरता इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के कंटेंट ओलंपिक से संबंधित आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनको देखते हैं, के.डी. जाधव। कौन है? के.डी. जाधव। ये पहले व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले पुरुष हैं। तो व्यक्तिगत रूप से पहले खिलाड़ी हैं, किससे जुड़े थे? तो बात करते हैं के.डी. जाधव की, तो 1952 में। कब? और पहले देखेंगे किससे संबंधित है, तो यह रेसलिंग से संबंधित है। किससे? रेसलिंग। रेसलिंग का मतलब जो पहलवानी करते हैं, पहलवान थे ये। यहाँ पे लिख देते हैं, पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले के.डी. जाधव। के.डी. जाधव ये क्या थे? तो यह पहलवान थे, पहलवान थे, जिसे इंग्लिश में रेसलिंग बोला जाता है। रेसलिंग गेम होता है जिसमें पहलवानी की जाती है। और बात करें तो 1952 में, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में रेसलिंग में इन्होंने पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक, जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था 1952 में। इनका पूरा नाम अगर देखेंगे के.डी. जाधव का, तो पूरा नाम इनका खुशाबा दादा साहेब जाधव है। खुशाबा, पूरा नाम देखेंगे दादा साहेब जाधव, इनका पूरा नाम है खुशाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में के.डी. जाधव के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। तो यह जो यहाँ पे सही आंसर होगा पुलेला गोपीचंद। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा है। पुलेला गोपीचंद भारत के स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्हीं की जीवनी है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? तो एग्रीकल्चर शॉट की बात करें तो यह क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, पोलो। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर शॉट जो संबंधित है वह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्रिकेट की। तो अब क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता भी इंग्लैंड को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। बात करते हैं कि जो दुनिया का पहला क्रिकेट है, क्रिकेट क्लब, वो हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना था। ठीक है। और क्रिकेट का अगर पहला मैच की बात करें, जिसका पहला मैच हुआ था, पहला मैच, तो वो टेस्ट मैच था। कौन सा मैच था? टेस्ट मैच था, जो 1877 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। कब हुआ था? 1877। और ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में भारत जो पहला मैच, टेस्ट मैच खेला गया था क्रिकेट का। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, जो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था होती है, बात करते हैं क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था, हाईएस्ट जो इसका कमीशन होता है, सर्वोच्च संस्था होती है, हाईएस्ट इंस्टीट्यूट जो होता है, वो कौन है? आईसीसी। आईसीसी जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्यालय है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है, वह कहाँ पे है? इस समय दुबई में है। दुबई में कब से इसको किया गया है? तो दुबई में 1 अगस्त 2005 से, 1 अगस्त कब से है देखेंगे, 1 अगस्त 2005 से यह कहाँ पे है? दुबई में है। इसका मुख्यालय आईसीसी का। इसके पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? दुबई से पहले बात करें तो लॉर्ड्स में। कहाँ पे था? लॉर्ड्स, इंग्लैंड में इसका मुख्यालय था पहले, लॉर्ड्स में।
ठीक है। तो 1 अगस्त 2005 से इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके दुबई में कर दिया गया। अब बात करते हैं क्रिकेट खेल से संबंधित कुछ खेल थे, कुछ शब्दावली थी। तो क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं। तो सॉरी, यहाँ नहीं है, यहाँ से इसकी शब्दावली देखते हैं। तो जैसे पहली बात करें चाइना मैन की, देखते हैं पहला चाइना मैन किससे जुड़ा शब्द है, तो यह क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है। चाइना मैन के बाद आगे बात करें तो बैट्समैन, कौन सा मैन, बैट्समैन, ठीक है। चाइना मैन ये गेंदबाज होते हैं जो कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ इंडियन क्रिकेट में देखा जाए तो कुलदीप यादव हैं चाइना मैन गेंदबाज, कुलदीप यादव, ठीक है। तो कुलदीप यादव हैं चाइना मैन गेंदबाज। तो यहाँ पे देखेंगे अगला जो शब्द है, जैसे ELBW बैट्समैन के बाद इसकी बात करें, ELBW शब्द जो है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, हिट विकेट, बात करें हिट विकेट, यह भी किससे जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मेडन जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, वैसे तो बहुत ही शब्दावलियाँ हैं इसकी। सिली पॉइंट, सिली पॉइंट यह भी क्रिकेट से जुड़ा शब्द है, सिली पॉइंट। उसके बाद शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच भी इसी से जुड़ा हुआ है। और वाइड स्विंग स्ट्रोक, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं तो राउंड द विकेट, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सब क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइना मैन, बैट्समैन, LBW हिट विकेट, मेडन, सिली पॉइंट, शॉर्ट पिच, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं क्रिकेट से। जिसमें एग्रीकल्चर शॉट भी या किस खेल से संबंधित है, तो यह भी क्रिकेट से संबंधित है, एग्रीकल्चर शॉट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया, तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक, ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। तो किसके खिलाफ लगाया था, तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने लगाया था। तो बात करते हैं बांग्लादेश की। तो सचिन ने अपना जो 100वां शतक है यह बांग्लादेश के खिलाफ कब लगाया था, 2012 में जो एशिया कप हुआ था, एशिया कप हुआ था 2012 में, बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने अपना 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ। और यह मैच भारत 5 विकेट से हार गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक पूरा किया था। सुल्तान अल्जान शाह कप किस खेल से संबंधित है, सुल्तान अल्जान शाह कप जो है यह ऑप्शन देखते हैं बैडमिंटन से, हॉकी से, टेबल टेनिस से या गोल्फ से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे तो सुल्तान अजलान शाह कप है यह संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे हॉकी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर बात करें सुल्तान अल्जान शाह कप की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यह जो सुल्तान अल्जान शाह कप है इसकी शुरुआत देखेंगे, शुरुआत इसकी हुई थी 1983 से, 1983 से 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यह मलेशिया में होता है, कहाँ पे हुआ था, मलेशिया में यह खेल आयोजित किया जाता है, मलेशिया में यह खेल होता है, ठीक है। और इसका नाम अगर देखें तो इसका नामकरण जो हुआ था, सुल्तान अजलान शाह का नामकरण जो हुआ था किसके नाम पर हुआ था, तो मलेशिया के जो 9वें राजा थे, मलेशिया के 9वें राजा, 9वें राजा जिनका क्या नाम है, सुल्तान अल्जान, सुल्तान अल्जान शाह के नाम पर इस कप का नामकरण किया गया था। बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी से संबंधित और भी जो कप हैं उनको देख लेते हैं। तो सुल्तान अल्जान शाह कप भी आपने देख लिया, यह हॉकी से संबंधित है। तो इसके अलावा और भी इससे संबंधित कप देखते हैं, संबंधित कप कौन कौन से हैं, तो बेटन कप, यानी कि बेटन कप यह भी किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है बेटन कप। इसके अलावा रंगा स्वामी कप, रंगा स्वामी कप यह भी किससे संबंधित है, यह भी हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी, बेगम रसूल ट्रॉफी यह भी हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, महाराजा रणजीत सिंह कप भी इसी से संबंधित है। और लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी भी इससे संबंधित है। गुरु नानक चैंपियनशिप भी संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी भी इसी से संबंधित है। वेलिंगटन कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेलिंगटन कप भी इसी से संबंधित है। तो ये ध्यान रखेंगे, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। हॉकी के जो प्रमुख और यहाँ पे शब्दावली हैं, जो शब्दावली नहीं, जो हॉकी से संबंधित कप हैं, बेटन कप, रंगा स्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह कप, लेडी रतन टाटा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सब संबंधित है। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप भी किससे संबंधित है, हॉकी कप से संबंधित है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें जरूर, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं जीके से संबंधित और प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सभी प्रश्नों को यहाँ पे विस्तारित पूर्वक देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आइए बात करते हैं FAO। FAO का जो फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बात करेंगे FAO की मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय रोम में है। कहाँ पे है? रोम में, जो इटली में पड़ता है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होने के। अब कहाँ पे हुई थी स्थापना? तो ये भी देखेंगे 16 अक्टूबर को 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कनाडा के क्यूबिक शहर में, क्यूबेक शहर में हुआ था, क्यूबेक शहर। और यहाँ पे इसकी जो मुख्यालय बनाया गया था स्थापना के समय जो अस्थायी रूप से मुख्यालय बनाया गया था, अस्थायी रूप से उसे बनाया गया था वाशिंगटन डीसी को। किसे बनाया गया था? वाशिंगटन डीसी को अस्थायी मुख्यालय बनाया गया था, जिसे 1951 में स्थानांतरित करके रोम में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, जो इटली में स्थित है। तो ध्यान देंगे, खाद्य और कृषि संगठन जिसे FAO के नाम से जाना जाता है, FAO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कहाँ पे? कनाडा के क्यूबेक शहर में, जहाँ पे इसका मुख्यालय अस्थायी रूप से वाशिंगटन डीसी को बनाया गया था। और 1951 यानी कि 1951 ईस्वी में इसकी जो मुख्यालय है इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया? रोम में कर दिया गया, जहाँ परमानेंट रूप से इसकी मुख्यालय स्थापित कर दिया गया। अब बात करते हैं कि भारत का इसमें क्या रोल है। अब यहाँ पे FAO का जो सदस्य है भारत इसका 1945 से ही संस्थापक देश रहा है। संस्थापक देश में शामिल था भारत। तो यहाँ से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और बात करते हैं इसमें एक चीज़ सदस्य देश की। तो इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 देश हैं और प्लस एक यूरोपियन संघ है इसमें, यूरोपीय संघ। तो टोटल मिला जुला के इसमें बात करें तो टोटल 195 सदस्य हैं, जिसमें 194 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। तो टोटल 195 मेंबर हैं। अब वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष होंगे वो कौन है? तो डॉक्टर क्यू डोंगयू इसके क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर होगा रोम में, इसका इटली में। रोम कहाँ पे है? इटली में। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको इसके बारे में कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या विवाह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विवाह होगा। लेकिन आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा की, महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देखेंगे तो इस संस्था ने दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, दुनिया में सभी बच्चों पर जोर देते हुए, सभी बच्चों के हित में सोचते हुए इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ की स्थापना की। किसकी की? यूनिसेफ की स्थापना किया, जिसे हिंदी में बोला जाता है यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो आइए यूनिसेफ के बारे में देखते हैं पहले। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का अगर फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल, हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा कठिन होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल, और उसके बाद अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल के बाद इसमें आता है आपातकालीन कोष। आपातकालीन कोष, इसका हिंदी में फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना, जो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, ये 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क कहाँ पे? USA में। तो इतना आपको उम्मीद है कि ध्यान होगा। तो आगे आते हैं अब मुद्दे पे। कौन सी हमारी बात चल रही थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने क्या किया है? तो यहाँ पे देखेंगे इसने यूनिसेफ की स्थापना किया है, दुनिया में बच्चों पर जोर देते हुए जितने बच्चे हैं
उनके सब कुछ सुविधाओं को लेकर के, तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों, देखेंगे बाल अधिकारों की घोषणा, कौन कौन से बाल अधिकारों की घोषणा किया है, तो देखेंगे बाल अधिकार की घोषणा को अपनाया है। और इसमें अगर बात करेंगे, जो अन्य अधिकारों के अलावा बच्चों के शिक्षा, जिस पर मेन फोकस किया गया है, बच्चों की शिक्षा पर मेन फोकस किया गया है। इसके अलावा खेल, ठीक है, सहायक वातावरण और स्वास्थ्य देखभाल, इसका सहायक वातावरण और स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं शुद्ध पेयजल यानी कि स्वास्थ्य के लिए को ध्यान में रखा गया है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा, समुचित जीवन स्तर इसको भी ध्यान रखा गया है, शिक्षा को भी यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान में रखा गया है, लेकिन विवाह को इस पर ध्यान में नहीं रखा गया है, यह बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार विवाह जो है वो बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उनकी सहायता करता है। पुनर्निर्माण और विकास, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा के संकट से निपटना, सरकारी बजट में घाटे की पूर्ति। तो अब बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसका जो सही आंसर होगा पुनर्निर्माण और विकास से संबंधित है। आइए कुछ बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। यहाँ पे देखते हैं विश्व बैंक, विश्व बैंक का थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं। जो विश्व बैंक है यह एक कैसी विशिष्ट संस्था है, ये कैसी संस्था है, विशिष्ट संस्था है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व बैंक का, अभी सभी इसके बारे में सभी कंटेंट देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना, राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। जो विश्व बैंक है यानी कि वर्ल्ड बैंक, अब इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना कब हुआ था, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, यूएसए में। बात करते हैं सीईओ कौन है, तो सीईओ हैं अंशुला कांत, सीईओ कौन है, अंशुला कांत सीईओ हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, अजय बंगा इसके कौन है, अध्यक्ष है। सीईओ है अंशुला कांत, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और बात करते हैं तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं यानी कि विश्व बैंक की, तो इसका अन्य नाम क्या है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या है, अन्य नाम है, दूसरा नाम अन्य नाम है, ठीक है। और वर्तमान में इसके 189 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश हैं वर्तमान में। अब बात करते हैं विश्व बैंक में अगर देखा जाए तो विश्व बैंक किन समूहों से मिलकर बना है, तो विश्व बैंक के बारे में अगर देखेंगे तो जो विश्व बैंक है वो 5 समूह, इसमें मुख्यतः 5 संस्थाएं शामिल हैं। कितने, 5 संस्थाएं इसमें शामिल हैं और वो मुख्य संस्थाएं इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला इसमें अगर बात करें आईबीआरडी इसकी पहली संस्था है, जिसको अब यहाँ पे बात करते हैं आईबीआरडी की। पहला संस्था कौन सा है, आईबीआरडी। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है, विश्व बैंक की पहली संस्था है जो इससे 5 संस्थाओं में, मुख्यतः 5 संस्थाएं इसमें शामिल हैं। तो इसमें पहली संस्था है आईबीआरडी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आईबीआरडी की स्थापना 1944 में ही अमेरिका में की गई थी, यूएसए में ही की गई थी इसकी स्थापना। और वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, तो सदस्य देश इसमें 189 सदस्य देश हैं, ठीक है। अब दूसरी की बात करते हैं तो इसमें जो दूसरा संस्था है जिसका नाम है आईएफसी, क्या नाम है, आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें 184 सदस्य देश हैं, 184 सदस्य देश हैं इसमें। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और तीसरे संस्था की बात करते हैं तो आईडीए, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन,
इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश की बात करें तो 173 इसमें सदस्य देश हैं। और चौथे की बात करते हैं, चौथा इसमें जो सदस्य संस्था है ICSID। ICSID इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका फुल फॉर्म है ICSID का, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात करें इसकी स्थापना की तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पांचवें और अंतिम संस्था की बात करते हैं जिसका नाम है MIGA, MIGA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीलैटरल, क्या होता है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और इसमें जो सदस्य देश वो कितने हैं? 179 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। तो आशा और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, विश्व बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है वह पुनर्निर्माण और विकास है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की। संयुक्त राष्ट्र जिसे UN बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो आइए, यह एक कैसी संस्था है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? अब इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर, देखेंगे अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर से इसकी स्थापना की गई थी। और अब इसमें जो सदस्य देश हैं 193 सदस्य देश शामिल हैं, इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। और बात करते हैं इसकी मुख्यालय की। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क USA में, न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। इसमें सदस्य देश 193 हैं। और आधिकारिक जो भाषा है इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी है? तो कुल आधिकारिक भाषाएं 6 भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन है? पहला देखते हैं अरबी, पूछा जाता है क्वेश्चन में। दूसरा चीनी, तीसरा बात करें अंग्रेजी, और चौथा अगर बात करें फ्रांसीसी। कौन सा? फ्रांसीसी। पांचवा है रूसी और छठवां है स्पेनी। तो ये 6 भाषाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। और इनमें अगर बात करें हम लोग तो इसमें जो सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की बात हमने कर ली। तो UN के संस्थापक सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की बात की जाए संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। भारत इसका संस्थापक सदस्य था, ठीक है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत है। 193वां देश कौन बना था? तो टोटल इसमें 193 देश हैं, 93 देश सदस्य हैं। और जो 193वां देश बना था वो कौन बना था? तो वो बना था दक्षिणी सूडान। इसमें क्या था? 193वां सदस्य बना था। कब बना था? तो यह बना था 11 जुलाई 2011 को इसका सदस्य बना था। 11 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान जो है वो 193वां सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र का। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो इसमें अगर देखेंगे तो भारत इस संयुक्त राष्ट्र का, यहाँ पे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का भारत जो है वो अस्थायी सदस्य, भारत अस्थायी सदस्य 8 बार बन चुका है। कितनी बार? 8 बार बन चुका है। तो यह देखेंगे जो अस्थायी सदस्य होते हैं यह 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। और भारत 8 बार इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो इसमें देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में भारत कब कब बना है? तो 1950 से 51 और दूसरी बार बना है 1967 से 68
और तीसरी बार देखेंगे तो 1972 से 73 में बना है। ये सब अस्थायी सदस्य भारत बना है 8 बार, तो उनकी कार्यकाल है। चौथा देखेंगे कब बना था, तो 1977 से 1978 में बना है। और पांचवें की बात करें, पांचवा जब बना था अस्थायी सदस्य 1984 से 1984-85 में, और छठी बार बना था 1991 से 1992 में, और सातवीं बार बना था 2011 से 12 में, और आठवीं बार जो बना था 2021 से 2022 तक। ये लगातार ये 8 बार पूरा देखिए, टोटल 8 बार संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य के रूप में भारत जो है इसकी सदस्यता ग्रहण किया था, अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार। कितनी बार? 8 बार। अब आगे बात करते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य की, ठीक है। तो कुल इसमें संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य जो होते हैं, परमानेंट कंट्री, परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? तो वो टोटल 5 हैं। 5 कौन कौन? तो इसमें देखेंगे, पहला है अमेरिका, दूसरे पे बात करेंगे, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे बात करेंगे रूस, और चौथे नंबर पे बात करेंगे तो चीन, और पांचवा देखेंगे तो ब्रिटेन। ये 5 देश जो हैं इसके परमानेंट क्या है? मेंबर हैं, परमानेंट मेंबर हैं। और बाकी जो 10 बनाए जाते हैं, जो 10 बनाए जाते हैं इसमें अस्थायी सदस्य, बाकी जो अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो ये 10 जो बनाए जाते हैं अस्थायी सदस्य, वह 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं। और इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्यों में के पास वीटो पावर होता है। क्या होता है? वीटो पावर होता है। अस्थायी सदस्य देशों के पास जो 5 हैं उनके पास वीटो पावर होता है। तो आशा और उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे हमने 5 लोगों की बात की। 5 लोगों में कौन कौन थे? अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका, और दूसरा हमने बात किया फ्रांस, तीसरा हमने बात किया रूस, और चौथा हमने देखा चाइना, और पांचवा देखा हमने ब्रिटेन। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यहाँ पे अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। यूके को ही ब्रिटेन भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इसके अलावा अमेरिका है, ठीक है, और रसिया भी है। तो यहाँ पे जापान इसका सही आंसर होगा, ये अस्थायी सदस्य नहीं है। आगे देखते हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है। तो ट्रिप्स और जो ट्रिम्स है, सबसे पहले देखेंगे ट्रिप्स क्या होता है, TRIPS। ट्रिप्स की बात करेंगे, ट्रिप्स की, तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह WTO द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संचालित इंटरनेशनल संस्था है, ठीक है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? WTO के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखेंगे ट्रिम्स की। तो ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म होता है TRIMS, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। यह भी WTO के द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका किससे संबंधित है? WTO से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा WTO के बारे में। चलिए आगे देखेंगे। अभी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। तो अभी हमने बताया जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं वो 5 इसमें अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, अस्थायी ऑलरेडी रहते हैं, और 10 इसमें अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, अस्थायी सदस्य। तो अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदस्य की हमने बात की, कौन कौन है? तो अमेरिका है, ठीक है, फ्रांस है, रूस है, चीन है, और ब्रिटेन है। यानी कि AFRCB यहाँ पे अस्थायी सदस्य हैं, इसके परमानेंट सदस्य हैं। 10 अस्थायी होते हैं जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो राइट आंसर होगा 2 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है जिनेवा में, हेग में, वियना में, या रोम में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान मतलब मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र के हमने बताया 5 अंगों में से क्या है, मुख्य अंग है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बात करते हैं मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है हेग में। हेग में शांति महल है, पीस पैलेस, शांति महल, ठीक है। सदस्य इसमें कितने देश हैं, सदस्य देश, तो सदस्य देशों की बात की जाए तो 193 इसमें सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बात करते हैं स्थापना की, तो 26 जून 1945 को हुए थे। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, जो कि अमेरिका का शहर है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और देखेंगे इसमें तो महासभा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, इसमें 15 जज चुने जाते हैं, 15 जज चुने जाते हैं, किसके द्वारा, महासभा द्वारा चुने जाते हैं, महासभा द्वारा। और इनके प्रेसिडेंट हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, हाल ही में फरवरी 2024 में, कब, फरवरी 2024 में नए इनके क्या बने हैं, प्रेसिडेंट, नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो नए अध्यक्ष जो बने हैं नवाब सलाम, नवाब सलाम इनके नए अध्यक्ष फरवरी 2024 में बने हैं। तो आशा उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। तो अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था। अब आइए थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है WTO, WTO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश 164 देश, सदस्य कितने कंट्री हैं, 164 इसमें सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो WTO का अगर उद्देश्य देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को उदारीकरण करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का उदारीकरण, उदारीकरण करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा, जिनेवा कहाँ पे है, तो जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा WTO, हमने देख लिया कब अस्तित्व में आया था, 1995 में अस्तित्व में आया था। थोड़ा सा पीछे कुछ क्वेश्चन छूट गया, हाँ ट्रिप्स में, ठीक है, यहीं पे हम देख लेंगे IMF, IMF के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, IMF के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय एजेंसी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय एजेंसी है यह, वित्तीय एजेंसी संयुक्त राष्ट्र का। तो अब यहाँ पे देखेंगे भारत इसका मूल सदस्य है, भारत इसका मूल सदस्य है, मतलब बोल सकते हैं संस्थापक सदस्य, मूल सदस्य। और यहाँ पे MD जो हैं, इसके MD कौन है, तो बात करते हैं MD की, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके क्या है, MD हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, देखेंगे अभी, तो IMF का मुख्यालय, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में, USA में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना देखेंगे जुलाई 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये शुरू हुआ था 27 दिसंबर 1945 से। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 190 देश शामिल हैं, इसमें 190 देश, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन पीछे छूट गया था, उसको हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ, इसके बारे में तो हमने देख लिया है पीछे कि कब शामिल हुआ था भारत संयुक्त राष्ट्र में, तो 1945 में ही शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का जो भारत है यह संस्थापक सदस्य था, कैसा सदस्य था, संस्थापक सदस्य था,
ठीक है। इन सब के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने पीछे चर्चा कर लिया है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।